अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और आपको पता है हमेशा हमेशा हम लोग बात करते हैं मौसम के हवाले से, तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अगले 24 घंटे में 20 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्रीज रहेगा। अगर हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। विजिबिलिटी 97 मीटर्स है। यूवी इंडेक्स इस वक्त 0 है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा हो सकता है कि धूप थोड़ी सी में नजर आए। उसी के साथ साथ अगर बारिश की बात करें तो आपको पता है कि बारिश कुछ वक्त पहले हुई फैसलाबाद शहर में और काफ़ी खुशगवार मौसम हमें उसके बाद नजर आया। सैटरडे को भी बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन देखेंगे कि ये सच होता है या नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ आगाज करते हैं आज के दिन का। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि आदमी जादू से कैसे बच सकता है, और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी पे जादू हो जाए तो उसका तोड़ क्या है। तो उसका तोड़ ये है, 18वें पारे में सूरत अंबिया आखिरी आयत, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये पूरी सूरत ख़त्म होने तक इस आयत की तिलावत कर ले। 3 मरतबा इस आयत की तिलावत करके पानी पे दम कर दे। उस पानी को उस आदमी पे छिड़क दे जिस पर जादू का असर हुआ हो, या उसके कान में फूंक मार दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जादू के असर को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जादू के असर से मुझे भी, आपको भी और सब मेरे सामीईन को महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो चलिए इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हम बेहतरी और तब्दीली ला सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से उसको लाते रहें। क्योंकि कभी भी किसी उम्र में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत देर हो गई, अब तो कोई फ़ायदा नहीं किसी तरह की तब्दीली को एक्सेप्ट करने का या एम्ब्रेस करने का अपनी ज़िंदगी में। पर हमेशा हमेशा याद रखें कि कोई भी उम्र ज़्यादा या कम नहीं होती किसी नई आदत को, किसी पॉजिटिव आदत को, किसी पॉजिटिव बात को अपनी ज़िंदगी में एम्ब्रेस करने के लिए। और लोग जो कहते हैं वो कहते रह रहे थे, लेकिन अगर आपको लगता है कोई आदत अच्छी है, कोई बात अच्छी है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें। मैं हमेशा हेल्थ पे बहुत एम्फेसिस देती हूँ, तो अपनी पर्सनल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमेशा काम करते रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बिकॉज कई दफ़ा हम ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ख्याल करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल करना है। तो उस चीज़ को हमेशा साथ साथ लेके चले, चाहे ज़िंदगी में और बहुत सारी और चीज़ें भी हों, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे प्रोफेशनल काम हो, करियर वाइज या फिर एजुकेशन वाइज जिन पर आप कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हो। लेकिन हमेशा हमेशा कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करते रहें। डेली रूटीन के अंदर अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी शामिल कर लेंगे, जो कि आप वॉक कर लें, अगर आप कुछ वक्त बाहर बैठना चाहते हैं, अगर आप वॉक नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी थोड़ा वक्त नेचर में गुजारें, खुली हवा में थोड़ा सा वक्त गुजारने की कोशिश करें। और आप यकीन जानें, इससे इतनी तब्दीली आएगी आपके मूड के अंदर और मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव तरीके से आप अपने दिन को गुजार सकेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को, अपने काम को, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, जो भी गोल्स हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, उनको आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो हमेशा हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने दिन की रूटीन में अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। और एक और आदत जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी है, वो सुबह जल्दी उठने की है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपका दिन एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। आपके पास कुछ वक्त होता है, चाहे वो आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप घर के काम या बच्चों को उठाना, अगर आप उससे घंटा पहले उठ जाएंगे, आधा घंटा अपने लिए निकाल लें सुबह के वक्त, तो आपका बाकी का दिन बड़ा अच्छा और प्रोडक्टिव गुजर जाता है। बिकॉज आपको कुछ वक्त मिल जाता है एक काम एनवायरनमेंट में अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका ख्याल रखने में, इससे पहले कि आपको बाकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आदत है। कोशिश करें सुबह जल्दी उठे। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, बिकॉज दिल ही नहीं करता है
उठने का, अगर टाइम हो भी तो दिल नहीं करता है। तो जी वो संडे के लिए रख ले, संडे को लेट उठ जाया करें, लेकिन बाकी दिन कोशिश करेंगे जल्दी टाइम पर उठा करें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी फिजिकल हेल्थ को दें, अपनी मेंटल हेल्थ को दें, फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं उनको ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें, साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपका मूड जो है कॉन्टिन्यूसली अच्छा होता रहे। साथ ही साथ अगर आपको पता है हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स पे और इश्यूज़ पे हमेशा हम लोग बात करें, और सिर्फ क्रिटिसाइज करना हमारा पर्पस नहीं होता है, बट एक्चुअली में हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, डिस्कशन जनरेट करना चाहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, नए ख्यालात को, जैसे कि मैंने कहा, एम्ब्रेस करना चाहते हैं, और वी वांट टू पुट इट आउट देयर, ताकि एक तब्दीली हमारी सोसाइटी के अंदर, एक पॉजिटिव तब्दीली, एक पॉजिटिव चेंज हम अपनी सोसाइटी के अंदर ला सके। तो जी आज भी स्कूलों के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में जितना पार्ट या रोल पेरेंट्स अदा करते हैं या उनकी फैमिली अदा करती है, उतना ही स्कूल्स भी एक्चुअली रोल प्ले करते हैं। अगर स्कूल में एक पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट हो तो बच्चा बड़े होकर एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर स्कूलों के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए डैमेजिंग हो, तो हमेशा याद रखिए कि 7 साल की उम्र तक बच्चों के ब्रेन्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद वही चीज़ें जो कि उस वक्त तक उन्होंने सीख ली होती है, वही इन वन वे और अनदर वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर इंप्लीमेंट करते रहते हैं, और शायद उनको पता भी नहीं होता कि ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स कब डेवलप हुए और किस वजह से डेवलप हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल का जो रोल है, जो किरदार है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उसको हाईलाइट किया जाए, साथ ही साथ टीचर्स का, बिकॉज जितना हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा करने में फ़र्ज़ अदा करते हैं उतने हमारे टीचर्स भी अदा करते हैं। आज भी मुझे अपने वो टीचर्स याद हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इनपुट दिया, एक पॉजिटिव आउटलुक की वजह से आज मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाई तो इसी वजह से कर पाई कि उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया उस एज के ऊपर, क्योंकि बच्चे बड़े ही कंफ्यूज और नाजुक होते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलनी चाहिए। उस्तादज़ा का क्या किरदार है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, और साथ ही साथ स्कूल्स का क्या किरदार है, इसी पे आज बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ जाहिद भट्ट साहब, जो कि माहिर तालीम है, डायरेक्टर वाइट रोज स्कूल्स भी हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि मैं बात कर रही थी, टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जहांगीर किसी भी बच्चे की लाइफ में। आई एम श्योर आपको भी अपने कुछ ऐसे टीचर्स याद होंगे जिन्होंने उस वक्त में एज अ टीनेजर या एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर आपकी अपब्रिंगिंग में या आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें मदद की होगी। कितना ज़रूरी है कि हम छोटे लेवल से ही, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर वो कंफर्टेबल फील करें और कॉन्फिडेंस बचपन से उनको दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल फातिमा, ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के हवाले से कि बच्चे जो आप देखें कि बच्चे के किरदार से, उसकी बातचीत से पता चल जाता है कि जनाब ये बच्चा, और जैसे कहते हैं ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। तो पढ़ाई और तालीम और ये बच्चों पे, और बाद में उन्हीं बच्चों ने मुआशरे का हिस्सा बनना है बड़े होकर और इस सोसाइटी में मूव करना है, तो उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और ये इनिशियली स्कूल लेवल पर ही इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि 7 साल की एज, तो स्कूल इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको स्किल देगी ना कि आपने करना क्या है, प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना है, लेकिन हर प्रोफेशन में अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, अच्छे नेचर की, बिहेवियर की ज़रूरत है। क्योंकि नॉलेज तो आपके पास या स्किल तो आपके पास, आप उसको कहीं से बारो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना किरदार, अपनी शख्सियत, उसको आप कहीं से बारो नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें स्कूलिंग पर और इनिशियल स्टेजेस पर बच्चों पर फोकस करना चाहिए, और स्कूलिंग पर बिलखसूस, क्योंकि उसके बाद कॉलेज और वो जो लाइफ है ना, उसमें बच्चे की किरदार साजी के हवाले से अगर कहें ना, तो वो चीज़ें जो उसकी हैबिट बन चुकी है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इनिशियल जो प्राइमरी क्लासेस हैं, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जितनी छोटी क्लासेस हैं उनको उतने क्वालिफाइड ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं या उतना ज़्यादा उन पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर वो टीचर है जो छोटी क्लास को पढ़ा रहा है, और वो माहौल है जो हमारे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो फैसिलिटीज़ जो बड़े स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी हैं, उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। प्राइमरी स्कूल्स में 5-5 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा है, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर कंपैरिजन भी करें तो गवर्नमेंट का फोकस है जनाब के बच्चों को मैट्रिक पास करवा दें, उनकी किरदार साजी के हवाले से, उनकी अपलिफ्ट के हवाले से, उनके बिहेवियर के हवाले से कोई फोकस नहीं है। क्योंकि जहाँ उन्हें हर बच्चे को, हर क्लास को टीचर चाहिए, वहाँ पर है नहीं टीचर हमारे पास। और एक टीचर अगर 2 क्लासेस को पढ़ा रहा है तो किस तरह से बच्चों को मैनेज करेगा। इस हवाले से एक अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के नाम से गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तमाम स्कूल्स में नाफिज नहीं हो सका अभी तक।
उसमें इन्होंने क्या क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को कॉपी करते हुए अट्रैक्टिव क्लासरूम बनाए थे। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को आपने स्कूल लाना है ना, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाते हुए रोता है और स्कूल में क्योंकि अगर उसे आप किताब पकड़ा देंगे इनिशियल स्टेजेस पे ही, उसको आप स्कूल से फ्रेंडली नहीं करेंगे तो वो स्कूल आते हुए घबराएगा। तो इन्होंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन वो तमाम स्कूल्स में अभी तक लागू नहीं हो सका। उसका मकसद ये था कि हर गवर्नमेंट स्कूल में भी एक कमरा ऐसा बनाया जाए जिसमें बच्चे जो हैं वो फ्रेंडली फील करें, अट्रैक्टिव फील करें, टॉयज रखे हों, कलरफुल क्लासरूम हो। तो इस तरह का होना चाहिए ताकि बच्चे पहले स्कूल आएंगे, वहाँ फ्रेंडली माहौल होगा और टीचर्स उनके साथ फ्रेंडली होंगे और फिर वो लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा। तो इस हवाले से बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ के प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाएं और वहाँ पर बच्चे पर ज़्यादा मेहनत की जाए। बिल्कुल। जाहिद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि जहांगीर ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया कितना ज़रूरी है कि छोटी एज से, मतलब बच्चे को सबसे पहले स्कूल लाएंगे तो आप उसके बाद कुछ कर पाएंगे। आपको क्या लगता है प्राइमरी स्कूल लेवल की, अगर हम आज की इन्वायरमेंट की बात करें, क्या ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो हमें कैरेक्टर बिल्डिंग को देखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन और जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए एजुकेशन है, जिसको हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। बेसिकली ये स्कूल लेवल पे ही पॉसिबल है और वाकई में ही 7 क्लास तक बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है और जो कुछ उसके सीखना होता है वो सीख लेता है। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को किरदार साजी की तरफ लेकर आए। देखिए, पढ़ा लिखा जो है या प्रोफेशनल लर्निंग अगर एक आदमी ने कर ली है, लेकिन वो अगर अखलाकियात से आ रही है तो उसकी प्रोफेशनलिज्म में वो बात नहीं है, वो बिचरिज्म ही होगा। किसी प्रोफेशनलिज्म में भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर साथ साथ उसकी किरदार साजी उस अदारे ने की है, जो कि 7 साल तक एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और असातिज़ा की जिम्मेदारी है, तो वो शख्स जो है किसी भी प्रोफेशन में हो, वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और एक कारआमद शहरी होगा और अपने साथियों के लिए, मुल्क के लिए अच्छे तरीके से खिदमत सर अंजाम दे सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो स्कूल जिनमें किरदार साजी का अमल जो है वो स्लो है या वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अपनी बहुत ही रिलीजियस और नेशनल जो उनकी जिम्मेदारी है, एक कौमी फरीज़ा है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनको चाहिए कि इस पर जो है वो फोकस करें और अपना मतबा नज़र जो है वो इसी चीज़ पर रखें कि हमने इनको इंसान बनाना है। देखें, पढ़ तो सभी जाते हैं, डिग्रियां तो सारे ले जाते हैं, लेकिन बात यह है कि वो इंसान कितने अच्छे बनते हैं। तो अगर हम एक बच्चे को इंसानियत सिखा दें तो मेरे मुताबिक तो पढ़ खुद जाएगा। तो बेसिकली उसकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसकी जो वर्दीनेस है, उसकी जो सोसाइटी के लिए फेयरनेस है, उसकी जो कमिटमेंट है, उसका जो सिटीजनशिप है अपने मुल्क के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको क्या सिखा रहे हैं। और जहांगीर की बात बिल्कुल ठीक है कि आप पहले बच्चे को स्कूल आने पर रजामंद तो करें। पहली बात तो ये है कि हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, तो स्कूल में वो अट्रैक्शंस होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो स्कूल आने की ख्वाहिश करे। ये ना हो कि वो स्कूल आने से पहले रोए और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे और उसका दिल ना चाहे। अगर बच्चा स्कूल में कंफर्टेबल नहीं है तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि यू कैन टीच हिम समथिंग और ही कैन लर्न समथिंग? इट इज़ इम्पॉसिबल। फर्स्ट इज़ कंफर्टेबिलिटी, उसकी जो है वो उसका कंफर्ट जोन वहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाकई में क्लासरूम्स को कलरफुल्स बनाना चाहिए, टॉयज़ वहाँ रखने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ की बात यह है कि वहाँ पर जो टीचर है दैट शुड बी वेरी फ्रेंडली, मतलब प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड फॉर टोटलर्स। क्योंकि ये छोटे बच्चों को हैंडल करना जो है ना, ये पेशेंस का काम है। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि आप जैसे बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं या मतलब एक टीचर के एटीट्यूड के साथ जो है वो आप चल रहे हैं। ये बड़ी पेशेंस का काम है कि आप उनके जो है वो बच्चे के साथ, जैसे कहते हैं ना बच्चा बन जाना,
और उसको उसके रंग में जाकर सिखाना, तो ये इट इज़ टाइम टेकिंग जॉब। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है कि हम वही डिग्रीज और लर्निंग और किताबों के पीछे पड़े हुए, हम बच्चे के पेस से नहीं चलते हैं कि ये किस मोड में लर्निंग कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टीचर वहाँ पर उसको सिखा रही है, शी मस्ट बी क्वालिफाइड एज वेल, कि उसमें ये पेशेंस, उसमें ये क्वालिफिकेशन, उसमें ये अट्रैक्शन, कि वो उस बच्चा उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो कि वो उससे कुछ सीख सके, उसका बच्चे का दिल चाहे कि स्कूल जाने का। मेरे बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाते हैं जाकिर, तो वो रोज़ाना मतलब उनका यही होता है कि हम छुट्टी ना करें। देयर इज़ अट्रैक्शन, स्कूल की है, क्लासरूम की है, टीचर की है, देन इट कम्स टू लर्निंग। लर्निंग बाद में आती है, पहले आप स्कूल बच्चे को भेजें तो सही, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को उसी वक्त मिलती हैं जब एक बहुत अच्छा और कमिटेड किस्म का सेटअप हो। मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस महसूस कर रहा हूँ कि जहांगीर की बातों से, कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई तो इट्स जस्ट अ लैक ऑफ कमिटमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो इसको जो है वो लेकर चलना चाहिए। देखें डिग्रियां ये सारी उसी वक्त कारआमद हैं जब एक हम अच्छा शहरी इस मुआशरे को देते हैं। अदरवाइज इस क्वालिफिकेशन का, इस प्रोफेशनलिज्म का, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है सोसाइटी। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंसानियत, और मुझे आपकी बात ये बहुत अच्छी लगी। एंड स्पेशली जहांगीर, हमारे स्कूल्स में एक कल्चर है जहाँ पर बच्चे को डांट दिया जाता है, या इससे पहले तो मार भी पड़ जाती होती थी। आई एम प्रीटी श्योर, आई डोंट नो अगर आज भी ये होता है, लेकिन पहले ज़रूर हुआ करता था। क्या ये टॉक्सिक नहीं है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए? अच्छा, ये एक गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था कि मार नहीं प्यार, और ये उसी वजह से था कि बच्चों में बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा था, और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात इतने ज़्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट को एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि मार नहीं प्यार, कि बच्चों को मारना नहीं है स्कूल में आके। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात सामने आज भी आते हैं कि जनाब बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बच्चे को पीटा गया, बच्चे को मारा गया, लेकिन वो निस्बतन कम हो गए पहले से। अच्छा, सज़ा और जज़ा का आंसर एलिमेंट होना चाहिए, इससे मैं खुद इत्तफाक करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ चल पड़ती है ना, तो फिर वो अंधाधुंध चल पड़ती है। अगर मार नहीं प्यार के इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्होंने पाबंदियां लगा दी टीचर पर कि मैं समझता हूँ कि टीचर्स की रिप्यूट जो है वो भी थोड़ी सी इससे हर्ट हुई है। अब देखें, उसमें लिखा हुआ है कि टीचर बच्चे को घूर भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि उसको गुस्से से, मतलब आप इशारों से भी उससे ये नहीं शो कर सकते कि जनाब आप उससे नाराज़ हैं, या उसकी जो एक्ट है वो कोई वायलेशन के ज़ुमरे में आ रहा है। अब देखें, बच्चों को थोड़ा बहुत सख्ती जो है वो हमारे मज़हब का भी हिस्सा है कि जनाब सज़ा और जज़ा तो हर जगह पे। अब हर जगह वो एक टीचर कहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा करना है ना तो फिर जेलों में करें ना, कि मार नहीं प्यार का कल्चर वहाँ पे कराएं, वहाँ पे लोगों को बताएं कि जनाब आपने लोगों से प्यार करना है, अच्छे इंसान बनना है, उनकी तरबियत के हवाले से। तो फिर वो जेलें ख़त्म कर दें, सज़ाएँ ख़त्म कर दें। अगर स्टार्ट में हम बच्चों को बता रहे हैं कि जनाब आपने उफ भी नहीं करना, टीचर ने उफ भी नहीं करना, तो ये बाज़ जगह पर, अच्छा इसमें टीचर कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि वो फेल रही है इसको अपने आप को डिफेंड करने में। अब ये कानून बेसिकली टीचर के खिलाफ है कि टीचर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और टीचर्स ऐसा करेंगे तो वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। जनाब FIR तक होती है टीचर के खिलाफ बच्चों को मारने के हवाले से, लेकिन टीचर कम्युनिटी इसको डिफेंड करने में, इसको अपोज करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। और मैंने कई दफ़ा सुजेस्ट भी किया कि टीचर्स को कि अगर आप अपने राइट्स के नहीं निकलते हैं तो इस हवाले से आप निकले ना। आप खुद कहते हैं कि जनाब के इतना भी अख्तियार नहीं है कि बच्चे को आप डांट सकें वर्बली भी। तो ये गवर्नमेंट और टीचर्स में एक गैप है, और दोनों एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, और इसको बनाने से पहले टीचर से मुशावरत भी नहीं की गई। बिल्कुल, और मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है, ब्रेक में जाने से पहले आज बात कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, और किस तरह से स्कूल्स में बेहतर तरीके से बच्चों को कैरेक्टर वाइज, इवन अदरवाइज एज ह्यूमन बींग्स, किस तरह से शेप अप किया जा सकता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की, एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की कैरेक्टर बिल्डिंग में, और एक
बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में, माशरे में एक अच्छा उनका किरदार और शेप अप करने में। आगे बढ़ते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते। ब्रेक में जाने से पहले जहांगीर थोड़ा सा बता रहे थे, स्पेशली जहाँ पर डांट दिया जाता है बच्चों को या रूड हो जाते हैं टीचर्स उनके साथ, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जहांगीर ने सही बात की है। उसमें मसला ये है कि कानून तो बना दिया गया है और जैसे मशावरत जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग थे उनसे नहीं ली गई है। देखें, सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी का हक है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर हम ये टोडलर से थोड़ा ऊपर जाते हैं, जाहिर है प्ले नर्सरी प्रेप में बच्चे को आपने और तरीके से पढ़ाना है। आगे जैसे ही बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, आपने उनको घर में भी डांटते हैं, घर में अम्मी अब्बू भी डांटते हैं, बड़े भाई भी डांटते हैं अगर आप गलत काम करते हैं। तो बात यह है कि कानून तो इतना सख्त है कि आप बच्चे को घूर भी नहीं सकते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि आप अगर एक मिट्टी का बर्तन भी है, मतलब जो कुम्हार बनाता है उसको शेप देता है, तो वो उसको जब शेप देता है तो ही वो एक खूबसूरत जो है वो शाहकार बनता है, कुछ सुराही बनती है, कुछ चीज़ बनती है। तो अगर वहाँ पर जो है वो शेप अप उसको ना करे, उसको खुला छोड़ दे या वो मिट्टी अपनी मर्जी करना शुरू कर दे, तो वो कोई चीज़ बन सकती? वो कुछ नहीं बन सकता। अब बात ये है कि जहाँ पर एक बच्चा जो है, बच्चे को बच्चा कहा इसीलिए जाता है क्योंकि वो नासमझ है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अब अगर आप उसको शेप अप करने की कोशिश करते हैं, जाहिर है आप उसके मूड मिजाज के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर आप उसके मूड मिजाज के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो देयर मस्ट बी सम रूम फॉर अ टीचर टू इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस विच ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट इन द स्टूडेंट। लेकिन अब यह है कि अगर आप घूरेंगे भी, अगर बच्चा वैसे ही जाके कह दे कि मुझे टीचर ने मारा है, मेरा कान जो है वो खींचा है, ये खींचा है, तो पेरेंट्स स्कूल आ जाते हैं। पेरेंट्स कहते नहीं ये क्या हुआ है। तो हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, हम आज तक अपने असातिज़ा को याद करते हैं जिन्होंने, आपने भी अपने इंट्रो में ये बात कही कि आप भी अपने उन असातिज़ा की वजह से जो कुछ ज़िंदगी में कर पाई आज यहाँ बैठी हैं, तो आप अपने असातिज़ा की वजह से हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि वो आपको घूरते नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि उनका डर नहीं था, ऐसा तो नहीं था, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ये इन्फ्लुएंस एक टीचर का एक होना चाहिए बच्चे के ऊपर। इसको रूहानी बाप कहा गया है। तो बाप का दर्जा देना, बाप पर FIR तो ना करवाए, बाप को जो है वो कम से कम कटहरे में तो ना लेकर आए। अगर उसको बाप का दर्जा मिलेगा तो वो बाप का किरदार अदा करेगा। लेकिन अगर आप उसको बाप का नहीं दर्जा देते हैं तो वो हाउ इज दैट पॉसिबल कि ही कैन प्ले हिज रोल इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर लाइफ। तो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। और इसी वजह से सिंस देन दिस एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिस सोसाइटी, हमारे मुआशरे में यंग जनरेशन में बिगाड़ भी इसी वजह से है। उनको पता है कि उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। घर में 100 हीले बहाने बना लेते हैं क्योंकि देयर इज़ नथिंग, मतलब वो उन्होंने टाइम गुजारना होता है, खाना पीना होता है, सो जाना होता है, टीवी देखना होता है। अक्सर में जो उनका फ्यूचर बन रहा है वो तो स्कूल और कॉलेजेस में बन रहा है और वहाँ पे ये कानून है। तो मैं तो कहता हूँ जिन्होंने बनाया है या जो लोग इससे रिलेटेड हैं वो एक दिन पढ़ा के दिखाएं मुझे। 9th 10th क्लास को पढ़ाएं, 8th को पढ़ाएं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाएं, डिसिप्लिन को कायम करें और उसकी आउटपुट जो है वो लें कि हाँ मैंने आज ये सिखाया है। तो बच्चे को कितना अंडरस्टैंड हुआ और कितने बच्चे सीरियसली क्लास में बैठे हुए। जहांगीर, अगर स्पेशली जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया, कई जगहों पे इसका मिसयूज भी हो रहा है। ये स्पेशली जब पहले हम 2001 आई थिंक आपने मेंशन किया, जब ये लॉ पास किया गया था और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आया स्कूल्स के अंदर, इवन उसके बाद भी बहुत जगहों पे टीचर्स कई दफ़ा अपने पावर्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसयूज कर जाते हैं। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक बच्चे की नशोनुमा में, एक बच्चे की ग्रोथ में। क्या इस पावर को मिसयूज भी किया जा सकता है? अच्छा, मैं जो मार का कल्चर था मैं खुद उसके शदीद खिलाफ हूँ और कई दफ़ा हम इसको हाईलाइट भी कर चुके हैं कि जो उसकी वजह से, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा हूँ सारा, तो मैंने खुद अपने कई क्लास फेलोज को सिर्फ मार की वजह से तालीम छोड़ते देखा है। तो ये टीचर्स को भी चाहिए कि वो इतना तशद्दुद के तरफ ना जाएं। देखिए, किसी की इस्लाह के लिए उसको कुछ थोड़ा पनिश करना वो अलग है,
लेकिन आप उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसके जिस्म पे वो निशान डाल दें, उसकी मतलब ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हड्डी तक टूटी है बच्चों की, मतलब वो स्टिक से, और वो जो भी दरख्त करीब होना वहाँ से एक स्टिक उतार के उससे बच्चों की पिटाई करनी। तो ये, और बाकायदा वो सरकारी स्कूल में तो कल्चर होता था कि एक डंडा लेकर उसके ऊपर टेप चढ़ाकर और इस तरह से तैयार करके रखा जाता था बच्चों के लिए, और जनाब खातर तवाज़ो हो रही है सारे बच्चों की। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मौसम जो गर्मा की तातीलात के बाद वो छुट्टियों का काम मिलता है ना, जो बच्चे वो काम नहीं करते, उसकी वजह से मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ते देखा है। अपने कई क्लास फेलोज को मैंने देखा है कि वो सिर्फ इस वजह से तालीम छोड़ गए कि जनाब छुट्टियों का काम मुकम्मल नहीं हो सका और टीचर ने आज पिटाई कर देनी है। तो उस पिटाई के डर से, उस मार के डर से कई बच्चे तालीम छोड़ जाते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का अगर रिकॉर्ड निकाल के देख लें, माजी का या आज का भी, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर मैट्रिक बच्चा कर रहा है एक स्कूल से 100, उस 100 में से मैक्सिमम 10-15 बच्चे इंटरमीडिएट में जाएंगे, बाकी 80% 90% तक बच्चे फारिग हो जाएंगे मैट्रिक के बाद ही। और उनमें अक्सर ये होता है कि जनाब आपने बच्चों में डर, अच्छा मार का क्या रिजल्ट होता है, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ तो बच्चा बिल्कुल दब जाएगा नफ्सियाती तौर पे, वो सहमा हुआ रहेगा, डरा हुआ रहेगा, या वो बोल्ड हो जाएगा, वो नॉर्मल बच्चा नहीं रहेगा। जहाँ पे मार कल्चर है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे दो चीज़ें बहुत नुमाया हैं। या तो बच्चे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, नफ्सियाती बन जाते हैं, डरते रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, या वो इतने बोल्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मार ही पड़ जाएगी ना, क्या हो जाएगा। हाँ, और क्या। तो ये तो आप जराइम की तरफ भी बच्चों को डाल रहे हैं कि जनाब उसको पता है यार मैक्सिमम, अब देखें पुलिस, एक बार कोई पकड़ा जाए ना पुलिस में, उसके भी दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो तौबा कर लेता है या बिल्कुल दिलेर हो जाता है। तो हमने बच्चों को स्ट्रीम लाइन में रखना है, मेन उसको ना तो बहुत ज्यादा डरा के रखना है और ना उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना है। अब देखें अक्सर बच्चे उसी में फिर बदतमीजी की तरफ उबर हो जाते हैं, उसको पता है यार जैसे टीचर मारेगा ना, मारेगा, और क्या करेगा। और ऐसे वाकयात भी हुए कि टीचर को बाहर जाके फिर उन्होंने बदला लिया। मतलब हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर टीचर ने बच्चे को क्लास में मारा है, बाहर जाके बच्चों ने पकड़ लिया टीचर को, तो फिर रिप्यूट उसमें भी डैमेज होती है टीचर की, कि अगर आप बिल्कुल इसको, वो कहते हैं ना शतर बेमहार, कि आप बिल्कुल ही आज़ाद और मादर पिजर आज़ादी वाली बात, वो नहीं है। हमें कुछ डिसाइड करना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही कह देना कि आप बच्चे को जनाब डांट भी नहीं सकते, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एसाज़ा के रुतबे के मतलब मुनाफी है कि वो बच्चों की बिल्डिंग के लिए उसको डांट भी नहीं सकता। मॉरली एंड एथिकल एक सेंस या एक कॉन्शियसनेस क्या बच्चों में जनरेट करना ज़रूरी है, स्पेशली जिस तरह से हम बात करें कि कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए, बट अगर लिमिटेशंस बच्चे की अपनी कॉन्शियस से हो, तो अगर वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में नहीं भी होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा स्कूल के अंदर है, वो उस दौरान तो स्ट्रिक्टनेस की वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से, चाहे वो घूरने से हो, बिकॉज मार पिटाई का कल्चर तो आई थिंक वो तो वी ऑल अग्री कि वो नहीं होना चाहिए, बट जैसे ही वो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट से बाहर निकलेगा तो वो दे विल बी लॉस्ट, क्योंकि उस स्ट्रिक्टनेस, उस डर और खौफ की वजह से वो एक्ट कर रहे थे जिस तरह वो कर रहे थे। क्या वो बच्चों के अंदर एक मॉरल सेंस, एक एथिकल सेंस, सही गलत का फर्क अगर बचपन से जनरेट किया जाए तो क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? बिल्कुल। आप हमारे आज का मेरे ख्याल फोकस भी यही है कि उनमें ये जो सेंस है वो स्कूल लेवल पर इंजेक्ट होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई नहीं कर रहा, अगर हम इससे गाफिल हैं, तो हम मुजरमाना गफलत कर रहे हैं। इस सोसाइटी में जितना रोल शेप अप करने का, जितनी वैल्यूज़ का, मतलब जो टीचर का है रोल, वो किसी और बंदे का नहीं, क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस एक टीचर का है इस कौम को कौम बनाने में, वो किसी का नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम। जी कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। जी बताएं क्या पूछेंगे? मैडम मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैडम मैं ना 2008 में 10वीं का स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था जी। तो हमारा एक मैथ पढ़ाने वाला टीचर था। ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ अपनी, जो मेरे साथ पेश आई थी जो एज अ स्टूडेंट, तो वही मैं बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो मैथ का मेरा एक स्टूडेंट था, टीचर था, उससे मैं पढ़ता था। मैं रूरल एरिया का था और वो सिटी से थे, उनकी लैंग्वेज जो है उर्दू थी। वो ना मुझे मैथ पढ़ाते थे।
उनका जो मैथ पढ़ाने का तरीका था ना, वो कुछ स्टूडेंट को तो समझ आ जाता था, शायद ज्यादा को आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था। वो मुझे मैथ के जो अलजबरा के सवाल थे समझाने के लिए 1-2 बार कोशिश की, मुझे समझ ना आई। शायद उनका जो तरीका था वो मुझे समझ ना आया। अगले दिन मशक हल करने के लिए उस्ताद ने मुझे जो सबक दिया था वो मुझसे हो ही ना सका, तो उन्होंने मुझे मारा। 2006 में क्लास में भी सोटियां वो मारने का तरीका आम था। तो ये हुआ कि मैंने ना वो स्कूल का वो पीरियड मिस करना शुरू कर दिया, भाग जाता था, पीरियड अटेंड भी नहीं करता था। तो टीचर अगले दिन उसने मुझे फिर मारा, मैं पकड़ कर दूसरी क्लास से फिर मुझे मारा। उससे मेरे दिल में इतना खौफ पैदा हो गया कि मैंने ना फिर वो बिल्कुल वो जो पीरियड था अटेंड करना ही छोड़ दिया। टीचर ने मुझे घर से पकड़वा लिया कि आप ये पीरियड क्यों नहीं अटेंड करते। मैंने कहा सर आपका मुझे पढ़ाने का अंदाज नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं। उसने फिर मुझे मारा। मैं ना वो पीरियड छोड़कर अपने प्रिंसिपल साहब के पास चला गया। आसिफ साहब होते थे उस वक्त। तो मैंने कहा सर मुझे तो इनका अंदाज समझाने का समझ नहीं आ रहा, और इन्होंने मुझे 2-3 दफा मारा। ये देखे मेरे पीछे जो निशान लग पड़ रहे हैं सोटियों का। तो प्रिंसिपल साहब ने SST टीचर साहब थे, उनको बुला लिया, भाई आपने इतना क्यों मारा इसे। तो टीचर साहब ने फिर वही शिकायत उनके आगे की, सर 8-10 दिन से मैं इसे एक मशक हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन ये मशक हल ही नहीं करके आते। तो प्रिंसिपल साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने कहा यार इसको उस अंदाज से समझाओ जैसे ये समझ सकता है, तो आप इसको छोड़ दें, इसको ये मशक मैं हल करवाता हूँ। तो क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल का होता था, अल्लाह ताला ने इतना जहन भी दिया था, वो मुझे ले गए एक दूसरे क्लासरूम में। मुझे बोलते हैं बेटा आपको ये मशक नहीं आती। मैंने कहा सर यही मुझे नहीं आती। तो उन्होंने मुझे एक और अंदाज से, उस अंदाज से वो मशक हल करवाई जो मेरे जहन में भी बैठ गई, और वो मुझे 1 मिनट में उन्होंने जो फार्मूला था S-B जो ये था हीरो फार्मूला था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझको डेफिनेशन जो समझाई वो मेरे अक्ल में बैठ गई। मैंने कहा सर आप ये पूरी मशक में हल कर ले। और उससे आगे उन्होंने मुझे वही फार्मूला बताया जो मेरे जहन में बैठ गया, और फिर उससे आगे 2-3 मशक मैंने मैथ की हल की। और फिर उसी क्लास, उसी 8वीं का जो स्टूडेंट था मैथ में, मैं सबसे पहले जो है ना वो मशक हल अगले दिनों में करने लगा, और मुझे वो मैथ का सही फार्मूला समझ आ गया। तो मेरा मैडम कहने का मकसद ये है, जो टीचर साहबान होते हैं ना जो ये पढ़ाते हैं, उनको बच्चों की जहनी सोच भी देखनी चाहिए कि ये बच्चा किस तरीके से आगे चल सकता है, या इसके जहन में ये इस अंदाज से पढ़ाया जाए और इसको ये समझ आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक अंदाज से पढ़ाएं, उसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं कुछ को तो समझ उनका वो अंदाज आ जाता है। अगर उनको नहीं आ रहा तो उस्ताद को सोचना चाहिए कि आप इसको किस और तरीके से पढ़ाऊं। जी जी बिल्कुल, और बहुत ही शुक्रिया आपका अपनी राय शेयर करने के लिए, अपनी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा हमारे साथ शेयर करने के लिए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने बात सुनी हमारे कॉलर की, और हम आप लोगों की राय बहुत वैल्यू करते हैं। तो अगर आपका भी कोई इस तरह का इंसिडेंट है, स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी टीचर से रिलेटेड, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। जिस तरह से हमारे कॉलर ने बात की अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, लेकिन यूजुअली जो चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर वो ये है कि बच्चों को कोई प्रिंसिपल या अच्छा उस्ताद नहीं मिलता जो उनको सही डायरेक्शन में ले जाता है, जो उनके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड कर पाता है। एंड यही चीज़ शायद मैं पहले मेंशन भी कर रही थी जहांगीर, कि बच्चों के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। आप खुद कुछ किस्से सुना रहे थे अपने स्कूल के वक्त से भी, जहाँ पर सर्टन रिएक्शंस की वजह से बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया, स्कूल जाना उन्होंने बंद कर दिया। स्पेशली अगर हम एजुकेशन और प्रेशर से रिलेट करें, बच्चों पर, हर बच्चे पर सेम लेवल का प्रेशर और सेम लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं।
ये नहीं सोचा जाता कि उसकी अपनी क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके अपने इंटरेस्ट क्या हैं। हर बच्चे ने एक डब्बे में फिट होना है एंड दैट इज इट। अच्छा, ये इसमें पेरेंट्स से भी रोल शुरू हो जाता है कि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, जनाब के फलां के नंबर इतने आ गए, तुम्हारे नंबर इतने क्यों नहीं आए। तो सबसे पहला प्रेशर घर से भी आ जाता है हमारे, क्योंकि इतना ज्यादा नंबरों की भागदौड़ लग गई है ना। वो कहते हैं हर बच्चा शायद कैलकुलेटर है, उसमें 2 + 2 डालेंगे तो वो 4 लिखेगा। हर बच्चा कैलकुलेटर नहीं है, वो उसने अपनी थॉट्स भी यूज करनी है, उसने अपने आइडियाज, अपने उसका ख्याल, अपने उसके माइंड में अपनी एक फिल्म चल रही होती है। तो आप हर बच्चे से एक जैसा रिस्पॉन्स जो है, मतलब अलमिया यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों को लकीर का फकीर बना रहा है, और हर बच्चे का एक आंसर। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि ए फॉर, तो 90% के माइंड में एप्पल ही आएगा, ए फॉर एप्पल, क्योंकि हमारी किताबों ने बता दिया हमें कि ए फॉर एप्पल, हालांकि ए से इतनी ज्यादा, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, तो लेकिन आप हर बच्चे के माइंड में क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, क्योंकि हमारी किताब ने आंसर दे दिया। हालांकि आंसर हर बच्चे का मुख्तलिफ होना चाहिए, हर बच्चे की लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ होना चाहिए, हर बच्चे का थॉट जो है उसको उससे वो एक और इसमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि बीज आप बोते हैं मुख्तलिफ तो हर तरह का फूल निकलता है। तो आप सबको काट के हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसकी सिर्फ वो डंडियां रह जाती हैं, फूल ऊपर से जो मुख्तलिफ थे, जो मुख्तलिफ है वो काट दिया और सबको एक जैसी डंडियां बना दिया। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज, उनकी बच्चों के अपना माइंडसेट, उसको ख़त्म कर रहे हैं, और सब कहते हैं एक जैसे होने चाहिए। वैरायटी दुनिया में है, अल्लाह ताला ने बनाई है, हम इसको क्यों एक जैसा बनाने पे तुले हुए हैं। तो हर बच्चे की अपनी थॉट है, अपना, हर बच्चे को 99% नहीं मिल सकते, हमें ये समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। पेरेंट्स नहीं मानने को तैयार कि जनाब एक बच्चे ने 90% लिए हैं तो मेरा बच्चा 45 पे या 50 पे क्यों है। हो सकता है किसी और जगह पे उसको लगाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो उसमें 90% दे। हर बच्चा एक चीज में, अब देखें हर बच्चा डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। अब हर बच्चे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफएससी में ले 90% नंबर, 99% नंबर और इससे ऊपर, हो सकता है वो आर्ट्स में उससे ज्यादा अच्छा करे। अब एक बच्चा जो साइंस में ले रहा है जनाब 50% नंबर, उसको आप किसी और शोबा में डाल के देखें, हो सकता है उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो तो वो 80% से ऊपर रिजल्ट दे। हम बच्चों के रिजल्ट्स डिस्टर्ब कर देते हैं उनको मिसफिट करके, कि कोई इंटरेस्ट उसका कोई और है, उसको किसी और जगह पे लगा दिया। फिर हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे, हमें अच्छे इंजीनियर नहीं मिल रहे, अच्छा हमें अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल रहे पाकिस्तान को ना। मतलब हमारे, अब किसी स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान का नाम पीछे जाता जा रहा है। हॉकी हमारा नेशनल होने के बावजूद हम बहुत पीछे चले गए। तो हम चीज़ों को बड़ा मिसफिट कर रहे हैं, हर जगह पे बंदा मिसफिट है। उसका माइंड कोई और है, उसकी जॉब कोई और है, उसको स्टडी कोई और हमने करवाई हुई है। अब देखिए ना, एमबीबीएस करके लोग मीडिया में आ रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज या फला एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। अब जो बंदा एमबीबीएस करके एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा ना, उसका तो अल्लाह ही हाफिज होगा ना। तो अब यहाँ तो मैं समझता हूँ कि पाबंदी होनी चाहिए कि आप इररिलेवेंट जॉब नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा मौजूद है, हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर जनाब सीएसएस करके, देखिए उनका स्टेमिना बना होता है पढ़ने का, रट्टा लगाने का, वो रट्टू तोते होते हैं, वो सीएसएस करके हमारे अफसर बन के बैठ जाते हैं। इररिलेवेंट डिग्री है, काम कोई और कर रहा है, पढ़ा उसने सारी उम्र कुछ और, तो क्या उसका फायदा उसकी डॉक्टरेट का, उसने गवर्नमेंट का पैसा जाया किया उस पर। तो मैं कहता हूँ कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि आपने 5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद आप एसी बन के बैठ गए, कहीं आगे असिस्टेंट कमिश्नर बन के बैठ गए, तो डॉक्टर का क्या काम जनाब। फिर आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में हर जगह पे आपको लगेगा यार ये बंदा फिट नहीं है, डॉक्टर सही नहीं आ रहे, इंजीनियर सही नहीं आ रहे। अब सड़कें बनती हैं, वो बाद में जनाब 1 साल भी नहीं निकालती। क्या मतलब है कि हमने मिसफिट किया हुआ है लोगों को, जो जहां पे फिट होना चाहिए वो नहीं है, और बस भीड़ चाल, भाग दौड़ और प्रेशर सोसाइटी का, जनाब आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। प्रेशर डालना छोड़ें, बच्चों को थोड़ा सा खुद फ्लरिश होने दें, बच्चों को छोड़ें कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी जस्ट उनको माहौल दें, अच्छा माहौल दें, उनको ब्रॉटअप दें, उनकी थॉट उनसे पूछें, उनको प्रमोट करें। लेकिन हम अपनी राय उन पर थोपते हैं, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट आ रहा है कि हर जगह पे बंदे मिसफिट हैं। बिल्कुल। और आप कुछ मेंशन कर रहे थे जाहिद साहब ब्रेक में, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक क्लास में जब 100 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या अटेंशन देंगे और क्या सेपरेटली उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि एक रोल प्ले करते हैं फॉर, चाहे वो प्रेशर की बात हम कर लें, चाहे वो डिस्करेजमेंट की बात कर लें, चाहे फ्रस्ट्रेशन की बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर देखें एक उस्ताद अगर पढ़ा रहा है
तो उसके सामने 100 बच्चे हैं। जैसे खालिद साहब लकी थे कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब से शेयर किया, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने उनको सेपरेटली जो है वो समझाया। तो इनका भी सेम इश्यू होगा कि एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है, उसके सामने 100 बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा कहता है मुझे समझ नहीं आई, तो टीचर जो है वो डिपेंड करता है ना टीचर के ऊपर, उसकी ब्रॉटअप, उसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, कि बजाय उसको असिस्ट करने के वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं अगर एक बच्चे को जो है वो करता हूँ तो ये बाकी भी बच्चे उठेंगे और मुझे कहेंगे कि ये जो है हमें भी नहीं समझ आ रही, तो मैं पीरियड कैसे पढ़ाऊंगा। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो सजा की तरफ जाता है, विच इज़ बैड। बात यह है कि हमें इंडिविजुअल अटेंशन के लिए इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि एक टीचर एक वक्त में कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। वो डिलीवर तभी कर सकेगा जब उसके सामने जो है वो तादाद है सीखने वालों की जिसको उन्होंने पढ़ाना है वो मुनासिब होगी। फिर वो इंडिविजुअल अटेंशन भी देगा, वो अपनी पूरी एनर्जी भी इनपुट करेगा और सारे बच्चे उसके पास तरफ मतवज्जो भी होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो हैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ बटा रहे हैं कि इन थाउजेंड्स इन फैसलाबाद जो है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बच्चों को कैटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा बच्चों को जो है वो कैटर करने की, तो प्राइवेट स्कूल का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि बच्चों की जो तादाद है क्लास में वो 23-25 से ऊपर ना जाए, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए। हमें वो 100 बच्चा वैसे ही कंट्रोल करना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम सिटिंग इन क्लास दे मस्ट बी रिड्यूस्ड टू द लिमिट ऑफ द टीचर। बिल्कुल जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही आज की गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए। एंड आई रियली रियली होप आज से कुछ चीज़ें जो हैं, चाहे वो टीचर्स हों चाहे स्कूल्स हों, कुछ चीज़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे। एक बेटर एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए हम क्रिएट कर पाएंगे, बेहतर इंसान, बेहतर लोग बना पाएंगे और बेहतर स्टूडेंट्स करियर ओरिएंटेड हों और अच्छा सोसाइटी में अपना रोल अदा कर सके। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है मैं हमेशा एम्फसिस करती हूँ इस बात पे कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड नो मैटर व्हाट आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ करना चाहते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके गोल्स होंगे, चाहे वो पर्सनल गोल्स हों, प्रोफेशनल गोल्स हों, हेल्थ गोल्स हों। लेकिन ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी मेंटल हेल्थ को भी और अपनी फिजिकल हेल्थ को भी। अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए चाहे आप दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, जिसमें आप चाहे वॉक करें, योगा करें या फिर मेडिटेट करें, जो भी चीज़ आपकी अपनी प्रेफरेंस है उसको करें, लेकिन अपने आप को वक्त दें फिजिकली फिट रहने का और साथ ही साथ मेंटली भी अपने आप को फिट रखने का। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है मेंटली या फिजिकली फिट होने में डाइट का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी मील को प्लान आउट करने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, एक बैलेंस डाइट रखें, बदल बदल के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अपनी डिशेस के अंदर इस्तेमाल करें। स्पेशली आई थिंक हम लोग जो हेल्दी चीज़ें हैं, चाहे वो हम एग्स के हवाले से बात करें, चाहे हम डिफरेंट प्रोटीन्स के हवाले से बात करें, मीट्स की बात करें, हम दूर भागते हैं और हम चाहते हैं कि बस हम लोग फास्ट फूड्स खाते रहें। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन एज लॉन्ग एज आप अपनी डाइट को बैलेंस करें और 1 या 2 दिन अगर आप बाहर से खाना चाहते भी हैं या जंक फूड भी खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं, लेकिन बैलेंस आउट करने के बाद ही इस चीज़ को करें। जब भी आप किसी मील को प्लान करें, इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ कुकिंग ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया जाता है। गोल्डन वेजिटेबल घी में सोयाबीन, पाम, कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये भी दावा है कि आप अपनी रेसिपी, चाहे कोई ट्रेडिशनल रेसिपी बना रहे हों या फिर कोई मॉडर्न टेक्निक के साथ आप कुकिंग कर रहे हैं जिसमें बेकिंग शामिल है, एयर फ्राइंग भी इसी का हिस्सा है, तो बड़े आराम से आप अपनी डिश को तैयार कर पाएंगे। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेस्ट प्रिसीजन के साथ होगा। एंड आपको पता है हम लोग फैसलाबादी हैं, पाकिस्तानी हैं और खाना इस
एट द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो आई थिंक खाने के बगैर हमारी ज़िंदगी इनकम्प्लीट हैं, और अच्छे खाने के बगैर स्पेशली हमें बड़ा जायके और शौकीन होते हैं हम लोगों को होता है कि हमारी डिशेस जो हैं बदल बदल कर हों, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करने से आप अपनी डाइट को ओवरऑल हेल्दी कर सकते हैं। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनके लिए आपकी हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है। सो दे वांट टू मेक श्योर कि आप हेल्दी भी रहें, ना तो आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ना ही आपको अपने खाने पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, विच इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पीपल। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करते रहना चाहिए कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपनी डाइट में नई तरह की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते रहें। बड़े आराम से आपको आज कल मिल जाती हैं शॉप्स पे जाने से। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो एक्चुअल में उनके ऊपर बहुत सारा रेजिड्यू जमा हो जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स का हो, चाहे डिफरेंट सॉइल कंपोनेंट्स का हो। तो जब भी आप किसी सब्जी को मार्केट से खरीदते हैं उसके बाद उसको लाकर कुछ वक्त के लिए सही कर लेना चाहिए, उसके ऊपर से कम्प्लीटली उसको वॉश करना चाहिए ताकि जो भी केमिकल रेजिड्यू है वो कम्प्लीटली उससे ख़त्म किया जा सकता हो। एंड साथ ही साथ आपको पता है एक और चीज़ जो कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों के दिल के बहुत करीब है, वो चाय है। और वो चाहे हमारी फैमिली गैदरिंग्स हो, चाहे हमारी फ्रेंड्स के साथ मीटअप्स हो, कोई भी चीज़ हमारी चाय के बगैर इनकम्प्लीट होती है। एंड चाहे वो स्कूल के लिए आप भाग रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी के लिए भाग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने दिन को शुरू करने से पहले चाय वो लोग एक कप ज़रूर पी लें। और चाय के हवाले से आपको पता है बड़ा मशहूर है कि ये यादगार मेमोरीज क्रिएट करने में चाय का बड़ा किरदार होता है। अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूँ तो डेटी बनाने वालों को ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसके बाद पत्ती क्रिएट की जाती है। बड़ी ही फाइन पत्ती होती है जिसकी वजह से आप ब्लेंड की बात करें, टेक्सचर की बात करें, खुशबू की बात करें, तीनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी मिलती हैं। आपको पता है किसी भी चाय का अगर आपने पता लगाना हो कि कितनी स्ट्रांग है तो इन 3 चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो डीटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग डीटी की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी कम तेज़ पत्ती आपको मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्या अपनी प्रेफरेंस है। साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, यानी कि सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। एंड आई थिंक ये कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि ये कहेगा कि उसको इस तरह के ऑफर्स जो है वो पसंद नहीं आते। एंड डीटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है उसके बाद वो लोग खुद उसको सैम्पल करते हैं टू मेक श्योर कि आप लोगों तक जो एंड रिजल्ट और एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करना, खुद सैम्पल करना टू मेक श्योर कि कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए आप लोग नंबर 1 प्रोडक्ट डेवलप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वक्त निकालें, प्रायोरिटाइज करें अपने आप को। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो जी इस बार कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। ये उम्र दिल को खुश रखने में है और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल। गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन। जिंदगी बनके तुमसे सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जाएं। क्या सच में सेहत और तालीम है हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह? महंगाई की मारी अवाम को कब मिलेगा महंगाई से छुटकारा? अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर रहा है कौन? गरीब का चूल्हा ठंडा, सियासत का बाजार कर, ब्यूरोक्रेसी होगी कब सरगर्म? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा तारीक या रोशन? खामोशी की बेड़ियों को आखिर तोड़ेगा कौन? मसाइल होंगे आपके, आवाज बनेंगे हम। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट हर पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी काविश नहीं करते। फैजाबाद फ्लैट मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस
तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं, साढ़े कोई भी गार्ड एसटीओ किसी के घर जाके मंगते हैं। लोग चोर, आप चोर नहीं है। तारीख गवाह है कि जिस कौम ने तालीम का दामन छोड़ा वो जवाल पजीर हुई। आज हमने जो इस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई दिलचस्प और मजेदार है। देखिए रिपोर्टर्स डायरी हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट जारी था और मैंने हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं एम्फेसिस करूं इस बात पे कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी हेल्थ के हवाले से बात करें, आपको ज़्यादा अवेयर करें, ना सिर्फ डिफरेंट तरह की डिजीज़ के हवाले से बट ऑल्सो प्रिवेंटेटिव मेयर्स के हवाले से कि किस तरह से आप इससे पहले कि कोई सीरियस इशू डेवलप हो किस तरह से वक्त पर ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वक्त पर डिफरेंट तरह के प्रिकॉशनरी मेयर्स ले सकते हैं अपने आप को हेल्थ वाइज, चाहे वो डाइट के थ्रू हो चाहे फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा शायद हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोगों को होता है नहीं भाई ये काम है वो काम है, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है और अगर अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर हम आज के हमारे सेगमेंट की बात करें तो इसी वाले से बात करेंगे, आपकी हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, डिफरेंट तरह की प्रिवेंशन के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और ट्रीटमेंट इलाज कितना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हम घर पर रहते हुए अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं और हमें होता है कि डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े, लेकिन हम लोग बचाए की चीज़ों को बेहतर करने के हम एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को एक बड़े इशू में तब्दील कर देते हैं जो कि छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और बड़े आसानी से वक्त पर ट्रीटमेंट से सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के हवाले से, एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर हुसैन गिलानी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आपने हमें ज्वाइन किया शो के अंदर। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ फोरेंसिक साइंस में भी आपकी बहुत नॉलेज है और उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इश्यूज़ के बारे में बात करें, ना सिर्फ अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस पर बात करेंगे, बट ऑल्सो किस तरह से हम लोगों को वक्त पर ट्रीटमेंट से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रख सकते हैं और घर पर रहते हुए जो हमारे टोटके होते हैं, जो नुस्खे होते हैं उनको साइड पर ही रहने देते हैं। अगर अब्बा हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अब्बा हॉस्पिटल के बारे में मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल में अब्बा हॉस्पिटल ने स्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया में जो फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन को 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और हमारे पास फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फैकल्टी है जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड और सीजन प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर ऑफ ENT हैं हमारे पास प्रोफेसर मोहम्मद तिरमिजी, एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद अमीन, इसी तरह से आला किस्म के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं टू सर्व द एलिंग ह्यूमैनिटी ऑफ फैसलाबाद डिवीजन, नॉट ओनली फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट but फैसलाबाद डिवीजन। इसके साथ साथ हमने जो इसमें अब खोड़िया वाला एक छोटी सी जगह है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हमने कार्डियोलॉजी में बेहतरीन फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किया 24/7। वहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी की एक्सपर्ट टीम मौजूद है,
हमारे पास कैथ लैब है जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है। उस डिटेल सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर हुसैन आपको बताएंगे फर्दर डिटेल्स। और साथ ही साथ हमने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर फयाज सिंगापुर से ट्रेन है, आला दर्जे के इंसान हैं, बहुत उनको ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ब्रेस्ट रिमूवल आपने सुना होगा, पहले ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता था, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, अब वो सारे प्रोसीजर्स ख़त्म हो चुके हैं। सिंपल प्रोसीजर, डॉक्टर फयाज अलॉन्ग विद एक्सपर्ट टीम उनके साथ आते हैं, वीकली आते हैं। अब वो हमारे पास उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लाहौर से, पूरी टीम मौजूद है। और टेस्ट प्रोसीजर है, कीमो एम्बोलाइजेशन है, एब्लेशन है, बड़े अच्छे किस्म के प्रोसीजर्स हैं जिससे वो नी जॉइंट में कोई पहले पेन होती थी तो नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा जाता था, घुटने तब्दील करने। अब वो चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है और उसका एक एक्सीलेंट जदीद तरीके से वो इलाज करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हिसाब से। इस किस्म की बड़े आला दर्जे की हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से मैं बताता हूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवाता है पूरे कंट्री में, उन्होंने लास्ट मंथ हमारा विजिट किया और हमारे 4 डिपार्टमेंट्स को उन्होंने रिकग्नाइज कर दिया है। अब यहाँ पे एनेस्थीसिया की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, आई के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, गायनी ऑब्स्टेट्रिक के हवाले से और फोरेंसिक मेडिसिन के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का भी आगाज हो चुका है। And of course, अब्बा हॉस्पिटल really is something जो कि फैसलाबाद शहर के डायनामिक और हमारे जो हेल्थ डायनामिक्स थे उसको तब्दील कर दिया है। पहले आपको इलाज के लिए लाहौर जाना पड़ता था, डिफरेंट सिटीज़ का रुख करना पड़ता था, कुछ लोगों को कराची तक जाना पड़ता था इलाज के लिए। एंड इट डज चेंज दैट बिकॉज अब आपको किसी और शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे और शहरों से जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से बहुत सारे लोग अब्बा हॉस्पिटल का रुख करते हैं। अगर हम स्पेशली कार्डियोलॉजी के हवाले से बात करें, आप हेड भी हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, किस तरह की फैसिलिटीज़ अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में प्रोवाइड की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सिटी एट 10। अब्बा हॉस्पिटल में बेसिकली ये कोई लास्ट 8 मंथ्स में हमने जो कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हमने जो कार्डियक सर्विसेज दी हैं, कुछ डायग्नोस्टिक हैं, कुछ पे ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। डायग्नोस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास है वो ECG, इको मशीन, ETT स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो हम करते हैं। CT एंजियो की मशीन जो है हमारे पास है, तो CT कार्डियक CT एंजियो करते हैं। इसके अलावा कॉर्नी एंजियोग्राफी जो कैथ लैब है हमारी 24/7 ओपन कैथ लैब होती है, तो इसमें हम डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी, कॉर्नी एंजियोग्राफी जो है वो करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी सर्विसेज में हमारी आती हैं वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन और अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस के लिए एक बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल हैं जो इस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी को इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद के लोगों के लिए ये खुशकिस्मती है कि अब वो हॉस्पिटल में 24/7 हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सर्विस देते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली ये है कि अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है, चेस्ट पेन और उसको हार्ट अटैक हुआ, जिसको आम लफ्ज़ों में हार्ट अटैक बोलते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, अगर वो पेशेंट 12 आवर्स की उसकी हिस्ट्री है, विद इन 12 आवर्स उसने हमारे इमरजेंसी में आ गया है, उसकी हम विद इन 10 मिनट्स ECG करते हैं और आफ्टर 30 मिनट्स उसको जो मेडिकेशंस और जो भी उसके हैं, तो विद इन 90 मिनट्स हम उसको कैथ लैब में लेके जाके उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी के बाद उसकी जो खून की शरीयान होती है, आर्टरी जो ब्लॉक होती है बेसिक, उसको हम ओपन कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो एंजियोप्लास्टी की मोर्टेलिटी बेनिफिट्स हैं, दिस इज़ द ओनली एंजियोप्लास्टी विच हैज़ मोर्टेलिटी बेनिफिट। बाकी एंजियोप्लास्टी सिम्टम्स तो रिलीव कर देती हैं लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट इतना नहीं होता। तो ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मैं अपने सारे जो फैसलाबाद के लोकल लोग हैं उनके लिए ये अवेयरनेस के लिए ज़रूर कहूँगा कि पहले हम ये करते थे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, खून पतला करने का एक इंजेक्शन होता है, वो लगाते थे। अभी भी प्रैक्टिस यही किया जा रहा है, लेकिन उसके इतने 60% लोगों को बेनिफिट उसका मिलता है, लेकिन वो भी कंप्लीट जो आर्टरी का जो ओक्लूजन होता है उसको नहीं खोल सकते उसमें हम 60% पेशेंट्स में। इसमें 95% से ऊपर हमारा चांसेस यही होता है कि उसको हम सक्सेसफुली उसको ओपन करते हैं और आफ्टर इवन MI के 4 to 6 आवर्स में भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दिस इज़ द ब्लेसिंग एक्चुअली। और ये ज़रूर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जो सहूलत है इसको हमें इसको फ़ायदा उठाना चाहिए अब्बा हॉस्पिटल से। इसके अलावा मैं एग्जेक्टिव क्लिनिक्स के ऊपर और सैटेलाइट सेंटर के ऊपर थोड़ा जो है ना बताना चाहूँगा।
अभी कैनाल के ऊपर हमने एग्जेक्टिव क्लिनिक्स और 24/7 चेस्ट पेन यूनिट खोला है। तो अगर फैसलाबाद के लोगों को किसी को भी चेस्ट पेन का या जो भी हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कैन विजिट आवर चेस्ट पेन यूनिट और कश्मीर ब्रिज। उसमें ये 24/7 वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ECG करते हैं। अगर उनको हार्ट अटैक हो तो वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद है, वो फ़ौरन उनको हम शिफ्ट करते हैं अब हॉस्पिटल में खुरड़ियांवाला पे। तो वहाँ पे उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या इमरजेंसी में कोई उनकी एंजियोग्राफी चाहिए, CCU में एडमिशन चाहिए तो हम वो करते हैं। इसके अलावा ये तो यहाँ पे लोकल फैसलाबाद में है। ओवरऑल हमने तकरीबन 8 सैटेलाइट सेंटर और चेस्ट पेन यूनिट खोले हैं। इसी तरह मैं बेसिकली जंग शहर से बिलोंग करता हूँ और शोरकोट सिटी से, तो वहाँ पे हमने 24/7 वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इसी तरह उनकी ECG पेशेंट्स की मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या इस पेशेंट्स की कैसे ट्रीटमेंट हम फर्दर कर सकते हैं। वहाँ पे भी एम्बुलेंस 24/7 मौजूद होती हैं। उन पेशेंट्स को भी हम फिर बाद में फर्स्ट एड जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है ACS प्रोटोकॉल उसको हम बोलते हैं, वो दे के उसको फिर फ़ौरन हम शिफ्ट करते हैं अब्बा हॉस्पिटल में। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द फैसलाबाद, हम रिमोट एरियाज स्पेशली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ECG जो डॉक्टर साहबान है वो उनको मुश्किल होता है उसको पढ़ना, तो उन पेशेंट्स को अभी रिसेंटली एक रात को 2 बजे हमारे पास पेशेंट शोरकोट सिटी से वहाँ पे आया जिसको वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने भी इसी तरह ECG की उसको मेरे साथ कम्युनिकेट किया, उसको फर्स्ट एड दी, एम्बुलेंस के जरिए हमने फ़ौरन उसको शिफ्ट किया, तो उसको हमने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके सेकेंड डे पे हम डिस्चार्ज कर दिया। तो ये कार्डियक जो फैसिलिटीज़ हैं नॉट ओनली फॉर फैसलाबाद, अव्वल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द पाकिस्तान एज वेल। बिल्कुल जी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि इट्स नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ फैसलाबाद बट एक्चुअली फॉर ऑल पीपल अराउंड पाकिस्तान, बिकॉज हैविंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एट योर डोर स्टेप, ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशली आई थिंक वी ऑल नो कि कई जगहों पे हम लैक कर रहे थे फैसलाबाद में पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्या चीज़ें हैं जो आपके एक्सपीरियंस में वाइल हैंडलिंग अब्बा हॉस्पिटल आपको लगा कि ये ट्रिकी है और ये जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ट्रिकी वाली बात हरगिज़ नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप फहम फरासत से काम लेते हैं, थोड़ा सा कूल माइंडेड होकर चलते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसमें मदद कर देती है आपकी। अब अब्बा हॉस्पिटल खुरड़ियांवाला जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पे लोगों में पेइंग कैपेसिटी कम है, मिल के वर्कर्स लोग हैं, लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लो पेड लोग हैं। वहाँ पे ये है कि उनके लिए अब्बा के जो मालिकान हैं, हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं खुर्रम इफ्तिखार साहब और हमारी चेयरपर्सन मिसेस फायजा खुर्रम, उनकी तरफ से मुझे पूरा फ्री हैंड दिया गया कि कोई भी पेशेंट कहीं पे भी आप देखें, एफोर्डेबिलिटी का इशू हो तो आप उसको बिल्कुल जैसे चाहे आप उसको करें, हम उसमें हेल्प करते हैं। जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट को बंदा असेस कर लेता है 2 मिनट में कि किस क्लास से बिलोंग करता है, उनके लिए एक फ़ंड रखा गया, उनको हम हेल्प आउट करते हैं। हाँ, वो कैसा ही कैबेज ऑपरेशन हम देखें, बाई एग्जाम्पल बाईपास सर्जरी, उस पर कोई 5 से 6 लाख का खर्चा आता है। तो ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्होंने आके बताया जी हम तो बिल्कुल अफोर्डिंग नहीं है, तो देयर एंड देन हमने डिसाइड किया और उनको ऑपरेट कर दिया। तो इसमें बाकी कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिसमें एब्सेंटीज़म पाया जाता है, लेकिन उसको बड़े प्यार से बड़े तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। बाकी इसमें प्रोफेसर ज़रात सारे कोलीग्स हैं, मैं भी पंजाब मेडिकल कॉलेज से रिटायर होकर गया हूँ, सारे प्रोफेसर कोलीग हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, तो बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, तो बड़ी मतलब अच्छी एनवायरनमेंट हमारी। इसके अलावा बताता चलूँ कि अब्बा मेडिकल कॉलेज में अब हमारा 4था बैच अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्ट होने जा रहा है। 3 क्लासेस MBBS की पहले पढ़ रही और 4था बैच फर्स्ट ईयर का भी इंडक्ट हो चुका है। साथ साथ हमारे पास कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी वो भी चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, उसका भी अब 2nd बैच इंडक्ट हो चुका है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर में प्लान है इंशाल्लाह एक डेंटल कॉलेज का, कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, ये भी प्लान में शामिल है। बिल्कुल। एंड स्पेशली अगर कार्डियक प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें, क्या हमारी डेली लाइफ्स में कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग डायग्नोज होते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ? आजकल तो 30+ अगर आपकी एज है तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर कि आपको किसी ना किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। आज के विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम अभी रिसेंट रिसर्च की हमने 8000 पेशेंट के ऊपर
बिफोर अब्बा आई वाज इन NICD कराची। तो उसमें हमने 8000 पेशेंट के ऊपर रिसर्च की कि ऐसे पेशेंट जो अक्यूट हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं 2018 से 2021 तक 8000 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वहाँ की। तो उसमें हमने देखा कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक है वो इवन यंगर एज में ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। इवन आई रिमेंबर कि 20 ईयर्स की एज में जो है पेशेंट्स जो वो आ रहे थे जिनको हार्ट अटैक था। तो जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स की आप बात कर रही हैं तो रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिर कुकिंग ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो जो ओवरऑल हमने रिसर्च पाकिस्तान में की और देखा, उसमें हमने देखा कि 38% जो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आ रहे थे दे वर स्मोकर एक्चुअली। हाइपरटेंशन वाज द लीडिंग काज, 54% वो ऐसे लोग थे जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। लेकिन जो स्मोकर्स थे वो 38% ऐसे थे जो स्मोकर्स थे। तो लाइफस्टाइल बेसिकली जो है इसमें आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइटिंग हैबिट्स हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग है। फिर हाइपरटेंशन जो है लोग इलाज नहीं करवाते अनफॉर्चुनेटली। वो ब्लड प्रेशर जब आएंगे उस वक्त तक उनको या तो MI हो चुका होगा तो फिर पता चलता है जी ब्लड प्रेशर है, इग्नोर करते हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये सारे जो है डेफिनेटली एक्यूमुलेटिव जो है रिस्क फैक्टर्स वो हमारी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या जो हार्ट अटैक की जो डिजीज़ हैं इनको ज़्यादा जो है वो उनका इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली हमें जो है ना वो कंसंट्रेट करना चाहिए और इनका जो डॉक्टर्स के साथ मिल के गवर्नमेंट एक बनाना चाहिए प्लान, मीडिया है, डॉक्टर्स के साथ, ये सारा मिलके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स आप हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन भी हैं अब्बा मेडिकल कॉलेज के लिए। फोरेंसिक साइंसेज इज अ रिलेटिवली न्यू, नॉट अ न्यू वन, बट आई थिंक पॉपुलैरिटी अब मिलना शुरू हुई है। आई थिंक मोस्टली थैंक्स टू जो TV शोज होते हैं और आप उसमें देखते हैं कि अच्छा फोरेंसिक साइंस इज सो इम्पॉर्टेंट इन फिगरिंग आउट कि व्हाट हैपेंड और कहाँ पे चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, इवन फॉर फ्यूचर स्टडीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके एक्सपीरियंस में फोरेंसिक साइंस इन पाकिस्तान और फैसलाबाद शहर के अंदर अब पढ़ाई जा रही है, बच्चे भी इस तरफ आ रहे हैं, करियर पोटेंशियल क्या है? असल में ये है कि ये सब्जेक्ट शुरू से जब हम लोग MBBS के स्टूडेंट थे 1982-83 की बात है, तब भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। लेकिन अनलकीली कोई रेगुलर टीचर, कोई ट्रेंड फैकल्टी नहीं थी जो इस सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से समझा सके स्टूडेंट को। उस वक्त हम रट्टा लगा के पास कर जाते थे, किसी एक डॉक्टर ने पढ़ा दिया, ऐसे ही कोई MS ने पढ़ा दिया, कोई DHO ने पढ़ा दिया। लेकिन फोरेंसिक मेडिसिन एक सब्जेक्ट इस कदर बेहतर होकर निकला है, मुआशरे में इसको देखें कितनी अहमियत है फोरेंसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट की। ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को हेल्प करती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ एंड फर्दरिंग ऑफ द जस्टिस। लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन जैसा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मिसाल ले लीजिए, कहीं पे कत्ल होता है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, कहीं पे किसी किस्म का किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब तक एक अच्छा फोरेंसिक एक्सपर्ट, अच्छा डॉक्टर जो फुली ट्रेंड होगा फोरेंसिक मेडिसिन के सारी चीज़ों से, उसको ऑटोप्सी करने पे मामूर नहीं होगा तो उसके रिजल्ट बेहतर नहीं आएंगे। अगर किसी अनट्रेंड बंदे को बिठा दिया जाए वहाँ पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने पे, तो वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, वो इंसाफ मुहैया नहीं करेगा, ना जालिम को सजा दिलवा सकेगा, ना मजलूम को इंसाफ मुहैया करवा सकेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन, इसमें हमने, जब मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में था तो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर पूरे फैसलाबाद डिवीजन के डॉक्टर्स जो कि मामूर हैं इस काम पे, मेडिको लीगल्स, लड़ाई मार कुटाई के मेडिको लीगल्स इशू करने में और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने पे, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी और अभी तक वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है डिफरेंट तहसील हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और फैसलाबाद के सारे डिवीजन की ट्रेनिंग अभी 2-4 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं भी वहाँ पे जाकर लेक्चर दूंगा। तो ये इस सब्जेक्ट की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अप्लाई किया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स को, और हमारे अब्बा मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट फोरेंसिक मेडिसिन की MCPs की ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेडिसिन का ओवरऑल, आई सपोज हमारी जिंदगियों में, एंड द बेटर फैसिलिटीज
उतना ही अच्छा है हमारे लिए। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो अब्बा एग्जीक्यूटिव क्लिनिक भी अब मौजूद है जो कि कैनाल रोड पर है। अगर आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। असेसमेंट के बाद उसको देखेंगे कि अगर उसको चेस्ट पेन ड्यू टू कार्डियक ओरिजिन है कि उसका कार्डियक हार्ट की वजह से है, तो उसको हम ऑफर करेंगे इंडोर ट्रीटमेंट, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया। तो उसको हम एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद होती है, उसको एम्बुलेंस में विद डॉक्टर्स विद स्टाफ उसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने मेन हॉस्पिटल में। वहाँ पे फिर उसकी रीअसेसमेंट होती है। वहाँ पे अगर उसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, लाइक उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, तो उसको फ़ौरन हम कैथ में शिफ्ट करके उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर देंगे। अगर उसका हार्ट फेलियर है या उसको इंडोर सीसीयू की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमारे पास सीसीयू 24/7 उसकी सहूलत होती है। एक्सपर्ट टीम वहाँ पे, स्टाफ नर्सेज डॉक्टर्स सब कुछ वहाँ पे है। तो उसको हम फिर हार्ट फेलियर है या इवन एक इलेक्ट्रिक हमारा हार्ट का सिस्टम होता है जिसमें हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो हमारे पास सहूलत मौजूद है। टेम्परेरी पेस मेकर्स हैं, आईसीडीज हैं, जो भी वहाँ पे है हमारे एक्सपर्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हम राउंड द क्लॉक हमारे पास होते हैं, तो उनको हम कॉल करके उनको हम पेस मेकर की सहूलत की जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की एग्जीक्यूटिव क्लिनिक इज डायरेक्टली लिंक टू आवर अब्बा हॉस्पिटल। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम वहाँ पे डील करेंगे मेन क्लिनिक। बिल्कुल। एंड जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्राइमरी पीसीआई व्हिच ऑफ कोर्स इज इमीडिएट इंटरवेंशन, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि हम लोग अब्बा हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे, रिसर्च सेंटर एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ अब्बा एग्जीक्यूटिव क्लिनिक जो कि अब कैनाल रोड पर भी मौजूद है। दोनों क्लिनिक एंड ऑफ कोर्स हॉस्पिटल इटसेल्फ आर कनेक्टेड और हमेशा इनकी तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं फैसलाबाद शहर के अंदर। एंड जहाँ पे पहले फैसलाबादियों को बहुत दूर जाना पड़ता था शहर से, या लाहौर या इस्लामाबाद, इवन कुछ लोगों को तो अब्रॉड भी ट्रैवल करना पड़ा है इन द पास्ट अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है अब्बा हॉस्पिटल की वजह से। एंड दैट्स ग्रेट टू नो कि आपके डोर स्टेप पे आपको ये फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिल रही हैं। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि अगर एक सर्टेन अमाउंट है और आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ट्रीटमेंट्स बेस्ड अपॉन दैट कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी सिचुएशन क्या है फाइनेंशियल, फ्री ट्रीटमेंट्स भी ऑफर की जाती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है जो कि यकीनन बरकत और रहमत जो है वो किसी भी काम के अंदर वो डाल देती है। बहुत सारी दुआएं शामिल हो जाती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं आज के हमारे मेहमानों के हवाले से तो डॉक्टर हुसैन गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते ब्रेक में जाने से पहले हम एग्जीक्यूटिव क्लिनिक के हवाले से बात कर रहे थे। अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? एंड स्पेशली अगर हम ट्रांसप्लांट्स की बात करें, आई नो कि लास्ट टाइम आपने मेंशन किया था कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस सारी ट्रांसप्लांट के हवाले से भी तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब हैं और हमारे डॉक्टर कैसर नीफ, वो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो आजकल लॉन्ग लीव पे हैं, तो वो भी तशरीफ ला रहे हैं। नेक्स्ट मंथ वो भी वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और हमारा इंशाल्लाह अगले महीने से प्लान है कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन, कर्निया की प्रबंधकारी आंखों के हवाले से, और इसी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट का भी हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब होटा से हमारी अप्रूवल हो चुकी है और फाइनल उसके अपना आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम ये कार्नियल ट्रांसप्लांट और रीनल ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहे हैं और मैक्सिमम कमिंग जुलाई तक इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी हमारा प्लान है, जिसका सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे फ्यूचर प्लान है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स कोविड-19 आई थिंक हमारी जिंदगियों की जो एक रियलिटी थी, जो एक नॉर्मल सी थी, आई डोंट थिंक मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इट्स चेंज्ड। वी लिव इन अ न्यू नॉर्मल। और बड़ा अजीब लगता था जब शुरू में कोई कहता था न्यू नॉर्मल, बिकॉज यू लाइक नहीं यू नो वी आर गोना गो बैक टू द सेम वे, बट दैट्स नेवर हैपन। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड-19 को एक्सपीरियंस किया है या उनको हुआ है, अब देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स। अब तो कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड कोविड-19 के दरमियान में क्या ताल्लुक है? बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो सर से आपने फ्यूचर किया तो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछा, तो मैं कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा।
हम नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह कार्डियक के साथ अक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन शुरू करने जा रहे हैं। अक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन इज जस्ट लाइक प्राइमरी पीसीआई। तो इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अक्यूट स्ट्रोक अगर 3 या 4 घंटे से हमारे सिम्टम्स के अंदर आ जाता है पेशेंट, तो उसको भी हम, जो पाकिस्तान में बहुत ही 1-2 जगह पे ये अक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन हो रही है, तो उसमें भी हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के ज़रिए जो ब्रेन की आर्टरीज के अंदर क्लॉट होगा तो उसको हम रिट्रीव करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारा प्लान ये है कि फैसलाबाद में ये अक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन भी ही जो है ना शुरू की जाए। और इसके साथ साथ हम अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होता है कि क्लॉट चले जाते हैं लेग्स में, तो इवन एम्पुटेशन करनी पड़ती है लेग्स की, तो उसकी सहूलत भी अब इस वक्त हमारे पास मौजूद है। और फ्यूचर्स के लिए हमारी ये कैरोटिड्स यहाँ पे स्टेंटिंग के लिए ये भी नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हम अक्यूट जो है अगर ब्लॉकेज है तो इसमें भी हम स्टेंट का और स्ट्रोक का भी जो है वो करने जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कोविड पहले अगर आप चाहें तो, क्योंकि प्राइमरी पीसीआई मैंने ब्रेक में जाने से भी पहले मेंशन किया था, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहें। हाँ, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मैंने पहले भी बताया आपको, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली ये होती है कि अगर पेशेंट्स को चेस्ट पेन हुआ है और वो 12 आवर्स विदिन 12 आवर्स उस चेस्ट पेन के हमारी इमरजेंसी में आ गया, उसकी हम फौरन ईसीजी करके देखेंगे कि अगर उसको बोलते हैं हम एसटी एलिवेशन एमआई, कि अगर एसटी एलिवेशन है, ईसीजी की ये टर्मिनोलॉजी है कि अक्यूट हार्ट अटैक है, तो उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ब्लड थिनर देने, टैबलेट्स देने के बाद एक इंजेक्शन होता था स्ट्रेप्टोकाइनेज उसको बोलते हैं, जो आम प्रैक्टिस में यहाँ पे यूज़ होता है, इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं मोस्टली उनमें भी। तो उसकी बजाय हम उसमें 60% चांसेस होते हैं कि वो आर्टरी जो ब्लॉक हुई है या हार्ट अटैक में उनको जो है ना फ़ायदा हो सके। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 95% प्लस जो है बेनिफिट होता है उसमें ये करते हैं हम कि ईसीजी करने के बाद उसको प्री ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद फ़ौरन हमने कैथ लैब में शिफ्ट कर दिया। कैथ लैब बेसिकली एंजियोग्राफी की मशीन को हम बोलते हैं, वहाँ पे एंजियोग्राफी की उसकी जो आर्टरी ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक आया हुआ है, उसके हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। उसमें अगर स्टेंट की ज़रूरत है स्टेंट डाल दिया, उसको बैलून किया, या उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के हम इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली बोलते हैं। और उसके बाद फिर उसको एडमिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वो स्टेबल है तो इवन सेम डे पे हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर उस पेशेंट्स को अनस्टेबल है, ज़ाहिर है उसको हार्ट अटैक होता है, तो सम पेशेंट्स आर वेरी क्रिटिकल, उनको 1-2 दिन तक हमें रखना पड़ता है। तो अब हॉस्पिटल में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जो सहूलत है राउंड द क्लॉक, ये ब्लेसिंग है फॉर द पीपल ऑफ फैसलाबाद। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से हम बात करते और कोविड का जो जैसा आप सवाल कर रही थी, कोविड और हार्ट प्रॉब्लम्स, अनफॉर्चुनेटली कोविड में 2 किस्म के जो है ना हार्ट प्रॉब्लम्स होता है। कोविड एक ऐसा वायरस है, बॉडी के हर ऑर्गन को इसने इन्वॉल्व किया। हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक ये होता है कि जो कोविड की वजह से हमारी हाइपर कोएगुबल स्टेट्स हो जाती हैं। हाइपर कोएगुबल मतलब कि जिस्म के मुख्तलिफ आर्टरीज में क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर यही क्लॉट हार्ट की जो आर्टरीज हैं शरीयान है उनमें चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट्स हमारे पास अक्यूट हार्ट अटैक के साथ आते थे उनमें नॉर्मली जो होता है एक आर्टरी ब्लॉक होती है, इनमें 2-2 आर्टरीज हमने देखी ब्लॉक हुई, क्योंकि वो क्लॉट जहाँ से भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बने वहाँ से डिसलॉज होकर आर्टरीज में जाके फंस गया। और दूसरा ये होता है कि ये हार्ट अटैक के साथ साथ एक मायोकार्डाइटिस हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको वीक कर देते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वायरल मायोकार्डाइटिस इसको बोलते हैं। तो ये कोविड में हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट्स कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट पंपिंग उनकी कैपेसिटी होती है नॉर्मल 60% तक हम उसको कंसीडर करते हैं, तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गई 20%, 30% इवन तक 15% तक हमने देखा कि वो पेशेंट्स की जो हार्ट की जो है पंपिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ये मायोकार्डाइटिस और एक्यूट हार्ट अटैक ये 2 ही थे इनके जो नोट हमने किए इसमें कोविड-19 के। अब वक्त के साथ साथ जो कि वैक्सीनेशंस हो गई हैं और ये सारा ट्रीटमेंट थोड़ी बेहतर हो गई है, तो अब कार्डियक प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू अर्ली स्टेजेस जैसे शुरू में कोविड आया था कम होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ रिस्क। तो हमें ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, जिन पेशेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वैक्सीनेशन करवाएं। और आजकल कोविड का नया जो वेरिएंट आया हुआ था इससे ज़रूर डेफिनेट हमें बचना चाहिए।
और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं और लोकल लेवल्स पे हैं तो उनको हमें करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। बिल्कुल। एंड अप्पा हॉस्पिटल की रिसर्च के हवाले से भी अगर हम बात करें, क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर करंटली काम किया जा रहा है और फ्यूचर में क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर? जैसा कि आप अभी कोविड की बात हो रही थी, तो हमने कोविड के दिनों में हमारे पास अबाउट 170 पेशेंट, एक दफ़ा ऐसा था कि एक दिन हमारे पास 170 पेशेंट कोविड एडमिट थे। तो हमने उस दौरान भी रिसर्च कंटिन्यू रखी। जो पेशेंट, डिफरेंट पेशेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव पेशेंट है, जो पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो जाते थे, उनके सैंपल्स हमने कलेक्ट किए। हमने पॉजिटिव केस जो किसी प्राइवेट रूम में एडमिट था, उन दिनों बड़ा कोविड का खौफ था स्टार्ट में, तो हमने ये किया कि देखना ये चाहा कि कोविड की ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो मैंने खुद किट पहन के कोविड के पेशेंट के रूम में जाके उसके यूटेंसिल से सैंपल उठाए, उसके हाथों से सैंपल लिए, उसकी बॉडी से लिए, जिस नॉब को वो टच करता था वहां से लिए, उसकी ग्लास से, कप से, इवन वॉशरूम का जो डोर है उसके नॉब से तक से भी सैंपल उठाए। और उसमें हमने कंक्लूड किया कि ऑल द सैंपल्स वर नेगेटिव, कि टच करने से उससे कोविड की ट्रांसमिशन नहीं थी। जो खास तौर पे जो उसके मास्क थे, जो उसका पिलो था, जहाँ पे वो सोता था, वहाँ के सैंपल पॉजिटिव आए, जो बिल्कुल आपके माउथ के और नोज के बिल्कुल करीब है। इवन जो वो पेशेंट मास्क यूज करता था उसके भी हमने सैंपल लिए। आउटर साइड से नेगेटिव था, जब इनर साइड से लिया तो वो पॉजिटिव आया। तो इस तरह की रिसर्च हमने कोविड के दिनों में भी की। फिर उनके जो पेशेंट कोविड से सेहतयाब होकर चले गए, उनका फॉलोअप हुआ, उनकी कंडीशन का डॉक्टर मरियम खोकर हमारी साइकियाट्रिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, उन्होंने उन पेशेंट्स के डिप्रेशन के पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा चेंज हो गया। कोविड के बाद काफ़ी सारी फैमिलीज के अंदर डिप्रेशन चली गई। वो डिप्रेशन के पेशेंट को स्टिल ट्रीट कर, जो कोविड से रिकवर हुए हैं उनकी फैमिलीज को ट्रीट करती है। ये रिसर्च भी जारी रही। और हमारा अब्बा हॉस्पिटल में, अब्बा मेडिकल में एक रिसर्च सेंटर कायम है। प्रोफेसर शाहिद फारूकी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, वो हेड कर रहे हैं इस रिसर्च सेल को। और इंशाल्लाह हमारा जो रिसर्च जर्नल है अब्बा का, अब्बा मेडिकल रिसर्च जर्नल, वो भी प्रोसेस में है। तो हम इस साल उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं रिसर्च के हवाले से, और आइंदा इसी तरह रिसर्च की एक्टिविटीज उसमें कंटिन्यू रहेंगी। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो बताना भूल गया, जो फ्यूचर के प्लान है, बल्कि हमारे पास एक एक्सीलेंट स्पोर्ट सर्जन आ चुके हैं, ऑर्थोपेडिक ट्रामा सर्जन और स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज। स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज, एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है, जा रहा है ग्राउंड पे, गिरा है, उसका क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया है, नी जॉइंट का उसका अंदर एक लिगामेंट है वो उसका रप्चर हो गया है, तो आर्थोस्कोप के थ्रू विदाउट एनी ऑपरेशन एक्सीडेंट सर्जरी वो परफॉर्म करते हैं डॉक्टर उसामा बिन सईद। तो ये एक बहुत एक ज़बरदस्त एडिशन है हमारे अब्बा हॉस्पिटल के अंदर। और वो इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स सर्जरी, स्पोर्ट्स और ट्रामा रिलेटेड इंजरीज की ट्रीटमेंट जो है, ये एक बड़ा नया सब्जेक्ट है, ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पाकिस्तान में एक नया सब्जेक्ट है। और लकीली हमारे पास डॉक्टर उसामा बिन सईद मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अगर स्विचिंग द सब्जेक्ट वंस अगेन, अगर हम हार्ट प्रॉब्लम्स और उनकी प्रिवेंशन के हवाले से बात करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जरूर जी, मैं बताता हूँ, मैं रिसर्च और कार्डियोलॉजी का थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। अब्बा हॉस्पिटल में हमने रिसर्च जो कार्डियक सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया। अभी हम एक तो लोकल रिसर्च कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल की कार्डियोलॉजी की हमारी जो है कोलैबोरेशन है। क्रॉप एक है, कार्डियक रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये है कराची में। हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान एक सब्जेक्ट है ये क्रॉप का, कि हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ रिसर्च होती है। तो अब्बा इज डायरेक्टली रजिस्टर्ड विद क्रॉप। एंड नंबर 2, यूएसए एक घाटी है, ग्लोबल हार्ट अटैक रजिस्ट्री। तो यूएसए में हमने रजिस्टर्ड अब्बा हार्ट सेंटर को, जो कार्डियोलॉजी की है रिसर्च पर्पज के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, स्पेशली विद फॉर द प्राइमरी पीसीआई। जो अक्यूट हार्ट अटैक या प्राइमरी पीसीआई के हमारे पेशेंट्स होते हैं, तो हम उनके साथ रिसर्च कोऑर्डिनेशन करके घाटी के साथ और क्रॉप के साथ मिलकर कर रहे हैं, और कुछ हमारी लोकल रिसर्च है इसके ऊपर। तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास वक्त जो है बहुत लिमिटेड है, और आई थिंक बहुत सारी डिटेल में हम चीज़ों को कवर कर पाए हैं। एंड आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज आप
आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए दी। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ आपको कि अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कुर्लियावाला में मौजूद है और अब्बा एग्जीक्यूटिव क्लिनिक अब केनाल रोड पर भी मौजूद है। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।